हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारा बायोलॉजी का सेशन होता है, थर्सडे एंड फ्राइडे फिजिक्स, और सैटरडे को हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री। आज है फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन क्या पढ़ते हैं हम? आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमने लास्ट सेशन में मैकेनिक्स के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनालिटिकल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन देखा था। उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, तो आज उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बहुत अच्छे से सेशन देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्क, एनर्जी, पावर जो आपने पढ़ा हुआ है, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, या आपकी यूनिट्स रिलेटेड जो भी मैकेनिक्स के अंदर आपने अलग अलग टॉपिक्स पढ़े हुए थे, उन पर आसानी से क्लैरिटी करेंगे। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। इससे पहले कोई भी तरह के डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से इस लेक्चर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के क्वेश्चंस और कल के क्वेश्चंस जो है, ये दोनों की ही पीडीएफ जो है इस पे अपलोडेड है। इसके अलावा जो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उनके मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि इन क्वेश्चंस का कलेक्शन आप अपने पास रख लीजिए, इनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और अपने पास सारे क्वेश्चंस जो है एकदम टॉपिक वाइज होने चाहिए, जिससे आप जब प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी का आया हुआ है 2017 का क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो आपने थोड़ा सा फ्रिक्शन वगैरह जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड आया है कि अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball come to rest. The ball slows to a stop because एक बल्लेबाज क्रिकेट ही गेंद को हिट करता है और फिर समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी तय करने के बाद गेंद आराम पर आ जाती है, या मतलब स्थिर अवस्था में आ जाती है, और गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है। क्योंकि तो ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे आपने देखा होगा, कोई भी क्रिकेटर अगर बॉल को हिट करता है तो बॉल कंटिन्यूअसली थोड़ी ट्रैवल करती है। बाउंड्री लाइन तक पहुंचने के लिए भी उस बॉल के अंदर इतना जो है इतने फोर्स से उसको जो है हिट करना जरूरी है। और ऐसा क्यों होता है कि ग्राउंड पर पड़ने के बाद वो धीरे धीरे स्लो हो जाती है? तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि द बॉल कम टू रेस्ट, धीरे धीरे वो स्लो होते हुए रेस्ट पे क्यों आ रही है? तो द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, बल्लेबाज ने गेंद को ज्यादा जोर से नहीं मारा। अब भाई उसने जो भी मारा तो उसके बाद जमीन ने उसको बार बार रोकना क्यों चालू कर दिया? तो ये करेक्ट रीजन नहीं होगा। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉल। जो वेग गेंद पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, तो ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देयर इज अ फोर्स, गेंद पर गति को विरोध करने वाला एक बल होता है, और ये जो अपोजिंग फोर्स होता है, इस अपोजिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। हिंदी में इसको घर्षण बोला जाता है। तो जो घर्षण बल यहाँ काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, उसके कारण वो बॉल धीरे धीरे रुक जाती है। तो इन्हीं सारी चीजों के लिए तो हमने फ्रिक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि भाई जो फ्रिक्शन होता है वो रफनेस पर, वहां की खुरदरेपन पर निर्भर करता है, वहां उस पर एक प्लगिंग इफेक्ट भी होता है। इसके अलावा हमने एडहेसिव फोर्स की भी बात की थी, जिसको आसंजक बल कहा जाता है। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कुछ देर बाद आप बार बार उसको एक्सेलरेट क्यों करते रहते हैं? क्योंकि जो रोड होती है, रोड जो होती है टायर्स के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, और उस फ्रिक्शन के कारण वो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगती है। तो यहाँ सारी चीजों के पीछे कोई भी चीज जो है वो एक समय के बाद क्यों रुकती है, तो उसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स है, और इस अपोजिंग फोर्स का नाम याद रख लेंगे कि क्या है। तो इस अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड ट्राई टू कम टू रेस्ट। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन ही सबसे बेस्ट करेक्ट होगा। तो गेंद पर गति का विरोध करने वाला बल होता है, जिस अपोजिंग फोर्स को घर्षण बल कहा जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये पीएससी ने। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, विच वन इज मूविंग फास्ट? अब आपको यहाँ लगेगा सर काइनेटिक एनर्जी का मतलब तो होता ही यही है कि कोई चीज मूव कर रही है। अब उनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है तो सेम गति से मूव कर रही होंगी। एक हल्के और भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान होती है, कौन सी तेजी से बढ़ रहा है? तो इसको इसलिए ध्यान से काइनेटिक एनर्जी लिखिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv², ये होती है। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो भाई काइनेटिक एनर्जी दोनों की ही, दो बॉडीज है, एक का मास हल्का है और एक का मास ज्यादा है। तो एक लाइट है, एक हैवी वेट है। अब इसमें मान लेते हैं कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों की ही बराबर हो रही होगी।
लेकिन एक की काइनेटिक एनर्जी में मास m1 होगा, वेलोसिटी v1 होगी, और एक के अंदर हाफ m2 और vt स्क्वायर होगा। तो दोनों का जो सम है वो हमेशा इक्वल आ रहा है। जैसे कि मान लिया जाए कि हम यहां पर देख लेते हैं कि भाई किसी की जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी में एक नॉर्मल सा हम यहाँ पर कंसिडरेशन करके चलते हैं। मान लेते हैं हम पहले का जो m1 है, वो m1 की वैल्यू जो कोई भी कुछ भी कंसिडर कर लेते हैं हम कि m1 की वैल्यू है 2 kg। इसके अलावा जो v1 है, v1 मान लेते हैं हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड। ये पहली बॉडी है। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m का 2 और v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर आ गई कितनी, 100 जूल। यही चीज है, तो 100 जूल मान लेते हैं। तो पहली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दूसरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, यही तो शर्त है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो ये हमने पहली बॉडी की निकाल ली। अब ये पहली बॉडी मान लेते हैं कि ये लाइट है, ये हल्की है। अब ये लाइट होने से ये हम हल्की मान रहे हैं कि ये हल्की है, लेकिन दोनों ही बॉडी में, चाहे हम यहां पर बात कर रहे हैं ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है, तो ये लाइट है और ये हैवी है, लेकिन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हमेशा इक्वल होनी है, मतलब गतिज ऊर्जा समान होनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हमने 100 ही लेनी है। अब हम हैवी वाले में क्या करते हैं, मास के अंदर चेंज कर देते हैं, इसका मास 2 से बढ़ाकर 4 कर देते हैं। तो m2 में हम लिख देते हैं 4 kg। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो दोनों में इक्वल ही रहेगी। तो फॉर्मूला लगा दीजिए, 100 जूल्स इज इक्वल्स टू हाफ, इसको v को ले लेते हैं मतलब मास को ले लेते हैं 4, और v2 को अभी अब हम नहीं निकालते हैं, v2 की वैल्यू अभी हम नहीं निकाल रहे हैं। तो देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, v2 ये 2 हो जाएगा। अब इससे हो जाएगा v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। और जब v2 को आप √50 करेंगे तो देखा जाए तो 749 का रूट कितना होता है, 7 होता है, तो इसको हम 7.1 समथिंग कर लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी वेलोसिटी हो गई 7.1। तो देखिए दोनों में ही काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स है, हम दोनों की एनर्जी सेम लेकर चल रहे हैं, हम अलग अलग नहीं ले रहे हैं। इसको भी 100 जूल मान रहे हैं, इसको भी 100 जूल मान रहे हैं, लेकिन इसका वेट क्या है, कम है, इसका वेट हमने 4 कर दिया है। तो इस केस में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन इस केस में आ रही है 7 मीटर, 7 कंसिडर कर सकते हैं हम, तो 7 मीटर। तो देखा जाए तो जो आपकी भारी बॉडी है उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और जो हल्की बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन उसका मास कम है, लेकिन दोनों का ही मिला जुलाकर जो काइनेटिक एनर्जी वो इक्वल है। तो विच वन इज मूविंग फास्ट, तो कौन सी बॉडी तेज चल रही होगी, मतलब किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये ऑब्वियसली आपको यहां से बात दिख गई, जिस बॉडी का वेट कम है, जो हल्की है, वो तेज चल रही होगी। तो जो लाइट वेट है, जो एक हल्की चीज है, वो क्या कर रही होगी, तेजी से चल रही होगी। अ लाइट वेट हैव वेलोसिटी हायर। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों की ही चीजें पहले ही बार में आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो भाई मास भी सेम, मतलब वेलोसिटी सेम ही हो सकती है। वेलोसिटी दोनों पर ही निर्भर करती है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। कोई चीज हल्की होगी तो वो तेजी से चलेगी, कोई भारी है तो उसको ज्यादा लगेगा, लेकिन एनर्जी दोनों में सेम कंज्यूम होगी। तो लाइटर बॉडी इज मूविंग फास्ट, हल्का शरीर तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ये उत्तराखंड लोअर पीएससी में 2010 में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, कितने सारे एग्जाम्स में सेम क्वेश्चन पूछ लिया गया। और ये जब मैंने आपको पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन के बारे में। तो देखा जाए तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन, जो वॉशिंग मशीन होती है वो आपका सर्कुलर मोशन करती है, तो उसमें कौन सा फिनोमिना लग रहा होता है, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन क्यों करेगी, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ थोड़ी है वो। डायलिसिस तो किडनी करती है,
तो यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगेशन की बात की गई थी। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब केंद्रापसारण, मतलब मैंने आपको बताया था कि एक फोर्स होता है जब कोई भी चीज सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो सेंटर पर एक फोर्स लग रहा होता है, और सेंटर पे लगने वाले फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल, और एक होती है उपकेंद्रीय बल। एक फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है जो चीजों को बाहर लेकर जाता है। इसलिए वॉशिंग मशीन जो होती है, जब आपका वॉशिंग मशीन में भी यहाँ पे कंसिडर करें तो वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, वो जो ड्रायर जिस प्रिंसिपल पर काम करता है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्रापसारण। इसके अलावा मैंने बताया था आपको क्रीम सेपरेटर मशीन, जैसे घर में मक्खन भी निकाला जाता है तो दूध को मथा जाता है, तो उससे जो है उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल के कारण जो भी उसकी भारी चीजें होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो ये जो चीज है ये प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूगेशन का है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की जा रही है, अब केंद्रीय बल की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल कॉज ग्रेटर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, चेंजिंग इट्स मास और चेंजिंग इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में अधिक परिवर्तन का कारण क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल रहा है या इसका वेग बदल रहा है। तो देखा जाए तो फॉर्मूले पे देखिए, अगर फॉर्मूला देखते हैं तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर है। अगर इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे तो वेलोसिटी अगर 1 थी तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन अगर 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 थी तो 9 हो जाएगा, 4 थी तो 16 हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी में अगर चेंजेस ज्यादा हैं तो ज्यादा देखने मिलेंगे, लेकिन अगर जैसे किसी का मास 1 है तो मास 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 टाइम्स ही हो जाएगा, 3 है तो 3 टाइम्स ही हो जाएगा। लेकिन वेलोसिटी में थोड़ा भी चेंज होगा, अगर किसी की वेलोसिटी 3 गुना बढ़ा दी गई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी 9 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर व्हाट विल कॉज ग्रेटर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मास या वेलोसिटी, तो ज्यादा चेंजेस जहां स्क्वायर लगा है उसमें होगा तो वेलोसिटी में होगा, तो चेंजेस इट्स वेलोसिटी, वेग बदलने पर इसमें ज्यादा परिवर्तन आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट समझने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय अ मशीन ऑफ पावर 500 वॉट। अब देखिए इसके लिए पावर वाली चीज को समझिए। पावर याद करिए, पावर क्या पढ़ाया था मैंने, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो देखिए यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, पावर की, मतलब शक्ति की। तो शक्ति किसके बराबर होती है, कार्य और समय, इन दोनों के बराबर होती है। अब यहां पर बोला गया है कि आपको किलोवाट आवर में निकालना है, तो बाय अ मशीन ऑफ पावर 500 वॉट। तो यहां पर आपको सीधे पावर दे दिया गया है, पावर की वैल्यू कितनी दी है, तो पावर दिया है 500 वॉट। टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 10 आवर, ये दे दिया है। अब यहां पे आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एनर्जी। अब याद करिए वर्क डन और एनर्जी की यूनिट तो सेम है, तो इसको आप एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय टाइम टेकन भी लिख सकते हैं। कार्य जो होती है वो ऊर्जा के बराबर ही होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। तो यहां पर आपको ये जो है कार्य निकालना है, तो इस हिसाब से ऊर्जा या कार्य क्या हो जाएगा, यहां पे दोनों को लिख देता हूं मैं, वर्क डन या फिर एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। अब पावर कितनी दी है 500 वॉट, तो ये हो जाएगा 500 वॉट इंटू 10 आर, तो ये हो जाएगा 5000 वॉट आर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपको निकालना है किलो वॉट आर में। किलो का मतलब क्या होता है, तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो कुछ मत करिए, 5 लिखिए इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दीजिए, ये 1000 को 3 लिख दीजिए, वॉट आर लिख दीजिए। अब इस 10 टू द पावर 3 को किलो में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो गया 5 किलो वॉट आर। तो इसने जो एनर्जी कंज्यूम करी है 10 घंटे में वो कितनी हो गई, तो वो हो गई 5 किलो वॉट आर। और ये 5 किलो वॉट आर जो होता है हमारे घरों में जो मीटर लगा होता है, इसी किलो वॉट आर को एक यूनिट कह देते हैं। तो आपके घरों में जो भी मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आपके बिल में लिख कर आता है आपने इतनी यूनिट कंज्यूम करी है, तो वो इतनी यूनिट क्या है, किलो वॉट आर को ही बता देता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम टेकन 500 इंटू 10, तो ये 5000 वोट हो जाएगा और 5 किलो वोट आ जाएगा, वही आंसर आ रहा है हमारा भी। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द वर्क डन ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अगर कोई चीज
एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसने कितना कार्य किया है। तो कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पर कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, शुरू से आपको पढ़ा है कि कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होगी, एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, तो उसके अंदर विस्थापन कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि आपका अगर कोई चीज यहां से चली है, यहां से स्टार्ट हुआ है और फिर घूमकर यहीं पर पहुंच गई है, तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है। तो कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई चीज मूव करती है, कोई भी ऐसे मतलब कोई भी सर्कुलर पाथ है, कोई भी ऐसा सर्कल है, वृत्ताकार मार्ग पर कोई भी चीज घूमती है, तो उसका विस्थापन शून्य होता है। क्योंकि हमेशा वो उसी जगह पे, जैसे आप घर से निकलिए, कितना भी घूम लीजिए और फिर वापस आप घर आ गए, तो आपका विस्थापन शून्य हो जाता है। तो अगर किसी चीज में डिस्प्लेसमेंट ही शून्य हो गया, तो वर्क डन तो कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर जीरो, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर जो है वो हमेशा जीरो ही मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ टग ऑफ वार वन टीम गिव्स अवे टू द अदर, व्हाट वर्क इज बीइंग डन एंड बाय होम। रस्सा कशी में एक टीम दूसरे को रास्ता देती है, कौन सा काम किया जा रहा है और किसके द्वारा। अब देखिए, रस्सा कशी देखी होगी, रस्सी खींची जाती है, एक ये कोई रस्सी है मान लिया जाए, और एक तरफ कोई टीम है जो इसको खींच रही है और दूसरी तरफ भी खींच रही है, तो बहुत सारे लोग इसको खींच रहे हैं। लेकिन मान लिया जाए जो टीम वन है, टीम वन ने इसको इस तरफ खींच लिया, तो ये जो टीम वन है इसने वर्क जो किया वो क्या किया, इन्होंने फोर्स भी अप्लाई किया और डिस्प्लेसमेंट उतना लेकर गए जितना ये लोग भी जितना फोर्स लगा रहे थे उतना फोर्स भी इन्होंने लगाया, और साथ साथ इनको अपनी तरफ भी डिस्प्लेस कर लिया। तो इनके द्वारा वर्क कितना किया गया, जितना भी इन्होंने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट ऑकर हुआ। तो यहां पर देख लीजिए इसको कि द विनिंग टीम डज वर्क, जो टीम जीती है उसने ज्यादा काम किया है। द वर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट अंडरगोस बाय द लूजिंग टीम। जो भी टीम आगे आई है, मतलब जीतने वाली टीम ने काम करती है या कार्य किया है, और कार्य परिमाणी बल के गुणनफल और हारने वाली टीम द्वारा किए गए विस्थापन के बराबर होगा। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही यहाँ पर काउंट किया जाएगा। जितना वो टीम आगे आएगी उतना ज्यादा इनके द्वारा कार्य किया गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग द हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड द लीन्स बैक बिकॉट। अब देखिए, कोई ट्रेन थी, इस ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो क्या हुआ, ये व्यक्ति का जो सर है वो क्या हो गया, पीछे की तरफ चला गया, पीछे की तरफ। हेड ऑफ द पैसेंजर सिटिंग इनसाइड लीन्स बैक। तो ये क्यों हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण। संरक्षण ऑफ मास मतलब आपका द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है क्या यहाँ पे, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। द्रव्यमान का क्या है यहाँ पे रिलेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, निष्क्रियता के पल या गति की जड़ता या आराम की जड़ता। इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो इस चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो व्यक्ति पहले क्या था, रेस्ट अवस्था में था। ट्रेन रुकी हुई है तो वो भी रेस्ट में है, और लेकिन ट्रेन जो है चलने लगी लेकिन वो रेस्ट में है, तो वो पीछे ही रह जाएगा। तो यहां पर जो काम करेगा वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट करेगा, आराम की जड़ता करेगी या स्थिरता की जड़ता करेगी उसके लिए। तो ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया 2010 में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ बुक इज लिफ्टेड फ्रॉम अ टेबल अगेंस्ट विच फोर्स वर्क इज डन। अगर कोई किताब आपने टेबल से उठाई है तो आपने किसके अगेंस्ट ये काम किया है, तो भाई ग्रेविटी के अगेंस्ट। ग्रेविटी हर चीज को नीचे ले जाती है, आप उसको ऊपर ले जा रहे हैं। जब कोई पुस्तक मेज से उठाई जाती है तो किस बल पर कार्य किया जाता है, तो वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पेयर ऑफ बुलक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लग। The field being plugged is 15 meter long. How much work is done in plugging the length of the field? एक हल पर बैलों का जोड़ा 140 न्यूटन का बल लगाता है और जोता जा रहा खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना काम होता है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणा विस्थापन। अब बल कितना लग रहा है, 140 न्यूटन,
इसके अलावा कितना आगे ले जा रहा है, 15 मीटर। तो इन्हीं दोनों को तो आपको करके क्या निकालना है, इन्हीं दोनों का आपको जो है प्रोडक्ट निकालना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए वर्क डन इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो 140 इंटू 15 करना है। तो इसको अगर देखेंगे तो 15 4 जा 60 और यहाँ पे आ जाएगा 2100 जूल। तो उसने कितना काम किया है, तो उसने काम किया है 2100 जूल का। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 140 इंटू 15, यहाँ पे हो गया 2100 जूल। तो 2100 जूल का कार्य किया गया है किसके द्वारा, तो वो जो भी किसान ने बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया, बुलक्स का, बैलों के जोड़ों का इस्तेमाल किया और हल से जो खेत जोता गया है, तो उसमें कितना कार्य किया गया, 2100 जूल का किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल सी चीज है कि भाई किसी भी चीज में अगर मोशन है, किसी भी चीज में अगर जब गति की बात की जाती है, तो द एनर्जी पोजेस या द एनर्जी पोजेस बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। किसी भी चीज के कारण गति की जाती है तो उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो द एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि में क्या होता है कि भाई दिशा की आवश्यकता होती है। तो क्या एनर्जी में होती है, ऊर्जा में। अब ऊर्जा तो किसी के अंदर कहीं पर भी होगी, दिशा के हिसाब से थोड़ी होगी। आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप नॉर्थ की तरफ ज्यादा एनर्जी से काम कर सकते हैं, साउथ की तरफ ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये तो नहीं होगा। इसके अलावा काम, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दबाव भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये सब अदिश राशियां हैं। और मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम जो होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के आने के कारण ये जो है मोमेंटम, इसको संवेग शब्द ज्यादा चलता है इसमें, तो ये एक सदिश राशि है, याद रखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। इसकी यूनिट अगर आपसे पूछ ली जाए मोमेंटम की, तो मास इनटू वेलोसिटी, मास की हो गई केजी और वेलोसिटी होगी केजी मीटर पर सेकंड। इसको याद रखेंगे कि आप जैसे फोर्स की यूनिट होती है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी चीज को आप क्या लिख देते हैं, न्यूटन लिख देते हैं। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर क्या है, सेकंड का स्क्वायर नहीं है, तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन सेकंड। अब आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो न्यूटन की वैल्यू क्या है, ये लिख दीजिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब इसके साथ एक और सेकंड लगा है तो इस सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केजी मीटर पर सेकंड। तो इसलिए इसकी यूनिट जो है याद रख लेंगे, केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड भी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉडी परफॉर्म्स नो वर्क, डज इट्स एम्प्लॉय द बॉडी पोजेसेस नो एनर्जी। एक शरीर कोई काम नहीं करता है, तो क्या इसका मतलब है कि शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, ऐसा आपको लगता है? तो अगर कोई चीज कार्य नहीं कर रही है तो उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो आप जैसे कि हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा। तो अगर कोई चीज कार्य करने की जो क्षमता है, अगर आपका मन नहीं है, नहीं कर रहे हैं, तो अगर इसका देखा जाए तो व्हेन अ बॉडी डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क इट नेवर एम्प्लाइज द बॉडी हैज नो एनर्जी। द बॉडी मे हैव एनर्जी बट स्टिल डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क। एग्जाम्पल, अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल हैज पोटेंशियल एनर्जी बट इट इज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क। जब कोई शरीर कोई कार्य नहीं करता है तो इसका मतलब नहीं है कि शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। और शरीर में ऊर्जा हो सकती है लेकिन फिर भी वो कोई कार्य नहीं करता। ये तो कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है। आप चाहते हैं, आपके अंदर बहुत सारी क्षमता, आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपके अंदर ऊर्जा ही नहीं है पढ़ने की, आपने अभी कोशिश नहीं करी है। तो उदाहरण के लिए मेज पर रखी हुई पुस्तक में स्थितिज ऊर्जा है लेकिन कोई कार्य नहीं कर रही है, लेकिन उसको कोई उस पर थोड़ा सा पुश कर दे तो वो भी अगर टेबल से थोड़ा सा साइड में आएगी तो नीचे गिरेगी, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर लेगी। इसके बाद नेम वन यूनिट ऑफ पावर बिगर देन वॉट। तो वॉट से बड़ी यूनिट कौन सी होती है? तो जैसे कि इसमें आप हॉर्स पावर बोल सकते हैं, किलो वॉट आर भी बता सकते हैं। तो बिगर यूनिट देन वॉट इज किलो वॉट, या आपका हॉर्स पावर जो होती है ये 746 वॉट के बराबर होती है, और किलो वॉट तो 1000 वॉट के बराबर हो गई। किलो के अलावा आप इसको मेगा वॉट भी बता सकते हैं।
तो गीगावाट भी बता सकते हैं, या अलग अलग यूनिट्स हो सकती हैं। अब यहाँ पूछा गया है इन विंड पावर विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो विंड पावर होता है, पवन ऊर्जा में, ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो अगर हम बात करेंगे पवन ऊर्जा में, तो विंड्स जो चलती हैं, तो विंड्स में क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट मतलब मोशन होता है, गति होती है। और जहां गति होगी वहां कौन सी एनर्जी आ जाएगी, क्या वहां रेडिएंट एनर्जी आएगी, दीप्तिमान ऊर्जा, प्रकाश होगा क्या, नहीं। सौर ऊर्जा होगी क्या, नहीं। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या उसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी है, वहां पे है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर काम क्या करेगी, गतिज ऊर्जा काम करेगी। तो ये जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मैकेनिक्स से रिलेटेड यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग सभी लोग अपलोड कर लीजिएगा और उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल के अपने पास रख लीजिए। तो ये चैप्टर के भी हमने बहुत सारी चीजें कर ली हैं। ऐसे ही हम जो है ग्रेविटेशन के ऊपर भी बहुत अच्छे से एनालिटिकल नेक्स्ट सेशन में इस चीज को कवर करेंगे, ताकि आपके सारे एस्पेक्ट धीरे धीरे कवर हो सके। तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं, कोई डाउट है तो इस पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ऊपर दिए गए टेलीग्राम लिंक से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।